आपको अपनी उन्नति में किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है और आप किन किन लोगों को उन्नति में सहयोग कर रहे हैं, इसका आपने कोई प्रोसेस किया अपने अंदर? लिस्ट बनी? हाँ, नहीं, लिस्ट बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे तो मैं उनका नाम जानूंगा ही नहीं। तो इसलिए उसमें जो है केवल ये देखना है कि मेरी उन्नति में कितने लोगों का सहयोग मिला है और मैं कितने लोगों को उन्नति में सहयोग किया। तो दोनों लिस्ट क्या बराबर है, या मेरे द्वारा जो उन्नति में सहयोग है वो छोटा है? ऐसे ही बोलते कि कुछ आपने बनाया लिस्ट वगैरह, छोटा ही है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है कंपैरिजन में? कोई कंपेयर ही नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट बहुत बढ़िया और वो लिस्ट भी ऐसे मालूम नहीं पड़ती। आपने यहाँ पे जिस तरह से बताया था ना कि लोग बोलते हैं कि हमने खुद पूरा साम्राज्य खड़ा किया, उस संदर्भ में जब आपने बताया सेल्फ मेड हो। हाँ, वो सेल्फ मेड को आपने जो पोस्टमार्टम उसका किया था, बता दिया सेल्फ मेड नहीं है, किस तरह से हजारों लोगों का उसमें योगदान है और आप तो उन लोगों को भी नहीं जानते जिनका योगदान है। तो वो लिस्ट तो बहुत बहुत बड़ी है। तो हजारों लोगों की पहुंच मुझ तक है, लेकिन मेरी पहुंच हजारों लोगों तक नहीं है, इसलिए वो लिस्ट तो छोटी रहने वाली है। तो हापुड़ में एक टीचर थी, वो बोलती थी कि जैसे आपने बोला ना पोस्टमार्टम आपने किया, वो ऐसे नहीं बोलती थी, वो बोलती थी आप मेरा ही पोस्टमार्टम मुझसे करवाए। मेरा ही पोस्टमार्टम मुझसे ही करवाए। तो ये जांचने का मतलब ये है कि हम खुद का अपना पोस्टमार्टम करते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है, बहुत बड़ा भ्रम दूर होता है उससे। तो उससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं जी। हाँ, इतना ही किया नहीं है, हमारे उन्नति में जितने लोगों का योगदान है कि बता रहे हैं, मुझे याद भी नहीं है, मैं लिस्ट भी नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ मैं सेल्फ मेड हूँ। तो मानव तो सेल्फ मेड हो ही नहीं सकता ना। और हमने लोगों के लिए किया, इसका बहुत बड़ा बोझ हमारे सर पे रहता है। हाँ, हम ही किए हैं सब। हाँ, सब कुछ हम ही किए हैं, हमको लगता है हम ही दुनिया चला रहे हैं, और उसी वजह से खुद दब जाते हैं जी। तो उससे हल्कापन लग रहा है अभी। जैसे कई लोग शिविर में आते हैं तो वो बार बार भाग के बाहर फोन लेके जाते हैं। बच्चे शिविर में होता है, अध्ययन शिविर में तो नहीं होता है, तो बार बार शिविर में फोन लेके बाहर जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ घर से आया था? बोले जी भैया घर से आया था। हमने कहा ठीक है, बोले हाँ सब ठीक है। हमने कहा आप तो ठीक ही होगा, उनकी समस्या तो यहाँ आ गई है। आपको नहीं बोल रहे, उनको बोला था। उनको बोला था। ये तो फोन का एक बार दिखाता है ना कि फोन की चर्चा, वो पूछते हैं कि आज क्या कर रहे हो? बोले कि आज तो दिन ठीक नहीं जाएगा। बोले क्या हुआ? बोले इनकी छुट्टी, आज घर पे रहेगी। आज तो टेंशन ही दिन भर होगा। मतलब आदमी आदमी के साथ जीने के लिए एक दिन भी तैयार नहीं है। तो नमस्ते विशाल जी। तो जब चोपड़ा जी बता रहे थे, जब मैंने नौकरी छोड़ दिया तो रिटर्न क्लास में वो रहते हैं, तो उनकी पत्नी शाम को टहलने जाती थी, तो और भी उनके साथी टहलने जाते थे। उनकी जो भी दोस्त थे कॉलोनी के, वो टहलते थे साथ में। तो बोलते थे संजीव आजकल क्या कर रहे हैं? तो बोले कि संजीव जी ने नौकरी छोड़ दिया है। बोले अच्छा, नौकरी छोड़ दिए तो फिर वो कोई दूसरी नौकरी करेंगे, बड़ी नौकरी और कोई मिल गई होगी। बोले नहीं, वो घर पे रहेंगे। बोले घर पे रहेंगे? हमारे यहाँ तो वीकेंड्स पे घर पे रहते, दिन भर झगड़ा होता है। आपका वो 8 दिन 7 दिन घर पे रहेंगे। वीकेंड पे रह दिया 2 दिन तो झगड़ा हो जाता है।
अब वो 7 दिन रहेंगे, आप लोग कैसे रह पाएंगे? इसलिए भी नौकरी की जरूरत पड़ती है। पैसा होते हुए भी नौकरी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि घर में साथ में जी नहीं सकते। कोरोना के समय में झगड़े हुए, कोर्ट में केस चले गए, मानसिक रोग के डॉक्टर की दवाओं की ज्यादा जरूरत पड़ गई। ठीक है, कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि जीवन विद्या जो है मानसिक रूप से खराब लोगों का इलाज का सेंटर है कोई। हम लोग बार बार कहते हैं कि जिनको इच्छा होती है, जो समझना चाहते हैं, उनके लिए दर्शन है। ये कंटेंट है अपनी इच्छा से आने वालों का। लेकिन फिर भी लोग नहीं। हापुड़ में एक बार एक फोन आया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, पता नहीं किस शहर का नाम नहीं याद आ रहा, वहां का रहने वाला हूँ और मेरे बेटे का ना थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था और थोड़ा सा मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो मुझे किसी ने बताया है कि वो शिविर में लेकर के जाइए और वहां पर इसको कुछ फायदा होगा। तो हमने कहा जिसने ये बताया है गलत बताया है। बोले मतलब? हमने कहा ये हॉस्पिटल नहीं है, ये जो शिविर होता है ये एक दर्शन को, कंटेंट को समझने की यात्रा शुरू होती है। हॉस्पिटल नहीं है। आप कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, या जो मानसिक पीड़ा उपचार केंद्र है वहां ले जाना चाहिए, तभी वह सही इलाज होगा ना। मतलब वो उसके विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं, वो दवाई से कितना होगा, काउंसलिंग से कितना होगा, वो सब लोग जानते हैं, इलाज होगा। तो बोले ठीक है, ये बोल दिए। लेकिन शिविर शुरू हुआ तो वो लेकर के आ गए बच्चे को अपने, तो लेकर के आए। तो फिर अब जैसे फोन पे बात हुआ तो उसमें चेहरा तो आता नहीं सामने कि चेहरा पहचान में आए। तो जब सामने आए, ये सब पंखे ले आए, जला के यहाँ रखिए, भी जल गया। ये पंखे ले लेके आ रहे, जला के उसकी लाइन वहां लगा रहे। तो लेकर के आ गए। तो अब साथ में कोई पता तो चलता नहीं है। 2 दिन बाद बोलते हैं कि भैया ऐसा है, ये मेरा बेटा है, मैं इसको लेकर आया था और मैं अब जा रहा हूँ। तो उस समय शिविर था, सोमवार का ही था शिविर, और मैं शिविर मतलब मैं फॉलोअप के लिए बैठा हुआ था। हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। बोले इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा मानसिक स्थिति इसकी इस समय ठीक नहीं चल रही है। हमने कहा अच्छा आप जो फोन किए थे वही? बोले हाँ। हमने कहा क्यों लेके आ गए आप? हमने कहा अगर लेके आ गए हैं तो आप भी 8 दिन रहिए साथ में, क्योंकि यहाँ लगभग 130 लोग आए हुए हैं, तो हम लोग 130 आदमी के पीछे 130 आदमी नहीं लगा सकते। हमारे पास 4-5 लोग हैं, वही पूरी व्यवस्था देखते हैं, तो आदमी के पीछे आदमी नहीं लगा पाएंगे ना। तो आप आ गए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप 8 दिन साथ में रहिए। लेकिन वो इतने चालाक कि बोले ठीक है, और शाम को पता नहीं कब निकले, वो चले गए घर, किसी को फिर बताया नहीं। उनको लगा बताने से ही गड़बड़ हो रहा है, जैसे बताया तो मैंने मना कर दिया लेके मत आइए, तो वो लेके आ गए चुपके से। अब फिर बोले मैं जा रहा हूं, तो मैंने टोक दिया नहीं आप 7 दिन पूरा 8 दिन रहिए। तो उनको लगा बताने से गड़बड़ हो रहा है, तो धीरे से शाम को चुपचाप निकले और चले गए, बेटे को यहीं छोड़ दिए। तो भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि 130 लोगों में अगर 1-2 लोग नहीं भी है तो कौन हो, रोज अटेंडेंस तो लगता नहीं सामाजिक शिविर में। 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनका फोन आया, जी बताइए। बोले मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मेरा ये नाम है और मेरे बेटे का जो है, मैं अपने बेटे को लेकर आया था। हमने कहा आए थे कि आए हैं? बोले नहीं मैं तो उसी दिन आ गया था वापस। हमने कहा अच्छा, तो बोले आप लोग बहुत लापरवाह लोग हैं और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और मेरा बेटा कल से ही कहीं चला गया वहां से, है नहीं। हमने कहा अब देखिए, मतलब सारे बात बताने के बाद भी हमको डांटना उन्होंने शुरू कर दिया, मुझे डांटना शुरू कर दिया। आप लोग बहुत लापरवाह लोग हैं, आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, और मेरा बेटा कहीं से कल से चला गया है, उसके जो पड़ोस में थे उसका नंबर मैं लेके आया था, उससे बात हो रही, बोले सामान यही, पता नहीं कहां चला गया। अच्छा, ये सब का अनुमान हमें था। अगर मानसिक रूप से किसी, अब मानसिक रूप से क्या गड़बड़ है पता नहीं, उसको शायद ड्रिंक किया, नशे की आदत थी, कुछ थी, तो उसके कारण वो भागा होगा कहीं उसके जुगाड़ में।
तो इसका अनुमान हमें था। अब ये माने नहीं, ये चुपचाप भाग गए बच्चे, मतलब हमें सौंप के भाग गए और बताए भी नहीं कि हम सौंप के जा रहे हैं। तो अब 2 दिन बाद इतना डांटना शुरू किए, तब मैंने कहा कि भैया ऐसा है, अब मैं आपके खिलाफ FIR कराने हापुड़ में जा रहा हूँ। हाँ, बोले ऐसा ऐसा है, आप लोग लापरवाही करते हैं, आप लोग क्या शिविर चलाएंगे, फलाना ढिमाना, सब बोलने लगे। हमने कहा मैं आपके खिलाफ FIR कराने जा रहा हूँ कि आप जानबूझ के अपने बच्चे को यहाँ छोड़ गए कि जिससे कि हम लोगों को आप फंसा सके। ठीक है, तो मैं अभी भेज रहा हूँ और अभ्युदय संस्थान की तरफ से FIR करूंगा, और नाम आपने बता ही दिया है, कोई बात नहीं। अब वो फिर धीरे से बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमने कहा मैं आपको आने से मना किया था, फिर जब आप आ गए तो मैंने कहा आप 8 दिन बच्चे के साथ रहिए, फिर आप चुपके से भाग गए। तो एक नंबर 1 से लेके नंबर 3 तक सब आपकी गलती है, और आप बिगड़ आप मेरे पे रहे हैं। ये तो अस्तित्व में व्यवस्था है कि वो लड़का दूसरे दिन शाम तक पता नहीं कहां से आ गया। वो नशे वशे का आदी था, उसको कहीं जुगाड़ मिल गया होगा, जब जुगाड़ मिला होगा तो उसको याद आया होगा सामान तो वहां है तो फिर वो आ गया। जैसे ही वो आया तुरंत मैंने फोन किया उनको, हमने कहा अभी आप आइए, चल दीजिए वहां से और बच्चे को लेके जाइए। वो बच्चा नहीं था, मतलब 25-26 साल का नौजवान था। हमने कहा इसको लेके तुरंत जाइए आप, ठीक है, अभी वो आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन आप तुरंत चल दीजिए, तब तक हम उसकी देखरेख करेंगे 12-15 घंटा, लेकिन आप तुरंत लेके चले जाइए। फिर वो आए और लेके गए। तो ऐसा ऐसा लोग करते हैं, उनको लगता है कोई इलाज का सेंटर है। ठीक है, ये सुधरे लोगों के लिए है, बिगड़े लोगों के लिए नहीं। मतलब सुधरे मतलब कि जिनको कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, जो किसी दिशा में बढ़ते। कि क्या होता है ना, अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए दर्शन बहुत बढ़िया है, आप अच्छे नहीं है तो आपको दर्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। आपका कोई ओरिएंटेशन नहीं है तो अभी आपका जहां ओरिएंटेशन है वहां काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने उस महिला को बोला था कि अगर आप कुत्ते की बिना नहीं रह सकते तो आप ये शरीर यात्रा उसकी सेवा में लगाइए, अगले शरीर यात्रा में देखा जाएगा अगर कोई मानसिक स्थिति आपकी बनती है तो जिसमें आप लगे हैं, जिसको महत्वपूर्ण माने हैं, तो आप उसमें लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेकिन हम इलाज के लिए आए हैं, हम मानसिक स्थिति से परेशान हैं, तो उसका तो थेरेपी है ना, वो तो थेरेपी है। तो थेरेपी तो होती नहीं यहाँ पे। चलिए, तो हमारे जिंदगी में कितने लोगों का योगदान है हम लिस्ट बना के देख सकते हैं। ये योगदान मतलब मेरी उन्नति में कितने लोग सहायक है अब तक, और मैं कितने लोगों में सहायक रहा। अगर मैं कम पढ़ रहा हूं तो मुझे भी और समय देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगेगा। आज का सोचते हैं कि अपने व्यक्तित्व की किन किन बातों के कारण आप स्वयं का सम्मान कर पाते हैं। अपने व्यक्तित्व की किन किन बातों के कारण आप स्वयं का सम्मान कर पाते हैं। व्यक्तित्व किसको बोलते हैं? व्यक्तित्व किन किन बातों के कारण आप स्वयं का सम्मान कर पाते हैं। अपने व्यक्तित्व की किन किन बातों के कारण आप स्वयं का सम्मान कर पाते हैं। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? एक होता है व्यक्ति, व्यक्त, व्यक्त, व्यक्ति और
व्यक्तित्व, ये तीन चीजें होती हैं। व्यक्त होना, व्यक्त होना, व्यक्तित्व और व्यक्ति, व्यक्ति और व्यक्तित्व, ये तीन चीजें। तो व्यक्त होना, तो जो व्यक्ति है वो किसको कह रहे हैं? व्यक्ति। जो व्यक्त हो सके वो व्यक्ति, जो व्यक्त हो सके वो व्यक्ति। व्यक्तित्व का क्या मतलब हुआ? किस चीज को व्यक्त करना है? तो जो व्यक्ति में व्यवस्था, त्व यानी व्यवस्था होता है। इस दर्शन में जहां भी त्व आएगा, स्वत्व, स्वत्व, स्व और त्व, स्वयं में व्यवस्था, ठीक है। तो व्यक्तित्व, व्यक्ति में व्यवस्था। तो जो व्यक्ति में व्यवस्था है उसी को व्यक्त करेगा। तो व्यक्ति में व्यवस्था क्या है? तो व्यक्ति में व्यवस्था देखेंगे तो तीन चीजें व्यक्ति में व्यवस्था, मतलब उस तीन चीजों में अगर वो व्यवस्थित है तो हम बोलते हैं व्यवस्थित है। एक होता है आहार, दूसरा है विहार और तीसरा है व्यवहार। इन तीन चीजों से ही व्यक्ति व्यक्त होता है। यही तीन चीजें व्यक्ति की व्यवस्था है। मैं नासमझ हूं या समझदार हूं, वो इन तीन चीजों से ही रिफ्लेक्ट होता है। मैं आहार कैसा करता हूं, क्या करता हूं, कितना करता हूं, ये सब व्यक्तित्व का हिस्सा है। कुछ भी खाता हूं, कभी भी खाता हूं, कितना भी खाता हूं, और मैं बहुत समझदार आदमी हूं, ये चलेगा ही। क्योंकि जो व्यक्ति है तो उससे पोषण व्यक्त होगा, उससे पोषण व्यक्त होगा। जैसे बीमारी का कारण आपका आहार ही कोई जरूरी नहीं है। बीमारी तो बहुत सारी अनुवांशिक भी होती है, बहुत सारी वातावरण के प्रभाव के कारण भी होती है। लेकिन फिर भी मैं कैसा आहार को प्राथमिकता देता हूं, कैसे आहार को, कितने आहार को, कब खाता हूं, मतलब ये सब चीजें व्यक्तित्व का हिस्सा है। दूसरा, विहार में कैसा करता हूं। विहार किसको बोलते हैं? घूमना फिरना, विचरना। क्यों विचरना होता है? तो मानव श्रम करने की इकाई, मानव श्रम करने की इकाई। श्रम से ही इसको वस्तुएं मिल पाती हैं, श्रम से ही इसको सुविधा मिल पाती है। तो मानव श्रम की इकाई। तो श्रम करने के बाद उसको थकान होती है, उस थकान को मिटाने के लिए जो कुछ भी है सब विहार है। इसकी परिभाषा है श्रम हरणार्थ क्रियाकलाप विहार है। श्रम हरणार्थ, श्रम को हरण करने वाला क्रियाकलाप विहार है। यानी जो थकान हो गई है उसको मिटाने के लिए श्रम हरणार्थ, श्रम के हरण के लिए, हरण मतलब दूर करने के लिए क्रियाकलाप विहार है। तो मैं कैसा विहार करता हूं? कैसे लोगों के साथ विहार करता हूं, कैसा विहार करता हूं, कहां विहार करता हूं, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। इससे मेरा व्यक्तित्व का पता चलता है। बात हम क्या कर रहे हैं वो, और हम विहार क्या कर रहे हैं वो, अगर दोनों में डिफरेंस है तो आप समझ सकते हैं। जैसे मुझे उत्तर प्रदेश में शिक्षा में काम करने का 2005 के बाद से मेरा जो चिढ़ हो गया नहीं करना है,
उसके पीछे का एक तो कारण ये था कि हम बड़ी मेहनत से मॉड्यूल लिखते थे, किताबें लिखते थे, और वो छापते ही नहीं थे। मतलब 1.5 लाख छापना था, 10,000 छापते थे, और कागज में 1.5 लाख छप जाता था। तो जिनके लिए हम लिखते थे उनके तक पहुंचता ही नहीं था। पहला तो ये मामला था। दूसरा जो और खतरनाक मामला था वो ये था कि जब ट्रेनिंग होती थी टीचर्स की प्रयागराज में या कहीं पर, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक से फंड आता था, अभी भी आता है वर्ल्ड बैंक से। शिक्षा में, बेसिक एजुकेशन में और एलिमेंट्री एजुकेशन में सबसे ज्यादा पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है अभी भी। तो वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आता था वो पैसे से ट्रेनिंग होती थी। तो वर्ल्ड बैंक से कंसल्टेंट भी हायर होते थे, बहुत सारे लोग आते थे। तो शाम के समय सारे कंसल्टेंट और सारे जो ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर जो बैठते थे, क्योंकि हम लोग भी थे, हम भी देखते थे, फिर शाम को पार्टी चलती थी शराब की और धूम्रपान और सब उड़ता था। हमें लगा ये शिक्षा में काम करने वाले लोग। अब बिहार क्या है इनका? अब यही बिहार लेकर के शिक्षा में काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा बिहार करते हैं। तो मैं उस काम को भी, गलत है कि सही है, उसकी दिशा में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो एजुकेशन में काम करने के लिए इकट्ठा हुआ है वो ये बिहार करेगा तो काम कैसे, क्या करेगा, वही तो रिफ्लेक्ट करेगा। फिर ऐसी पीढ़ी पैदा भी करेगा, ऐसी पीढ़ी के लिए काम भी करेगा। तो मैं बात क्या करता हूं, दिन के उजाले में सभी अच्छे हैं, रात के अंधेरे में क्या करते हैं वो आपका व्यक्तित्व है। हाँ, आड़ में क्या करते हैं वो आपका व्यक्तित्व है। क्या आहार करते हैं आप, कैसे आहार करते हैं, किन किन चीजों को आपने आहार में शामिल किया हुआ है, क्या विहार करते हैं, किन लोगों के साथ विहार करते हैं, कहां पर विहार करते हैं, और क्या व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ये तीनों आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। अभी प्रश्न फिर से पढ़िए, अब आपको क्लियर ज्यादा होगा। सर विहार बताओ। विहार का मतलब जो हम थके होते हैं शरीर से और मन से भी, तो इसके हरण के लिए जो क्रिया है, श्रम हरणार्थ, वो सब विहार है। जैसे हम इस समय जो कर रहे हैं विहार ही है, हम यहाँ श्रम तो नहीं कर रहे हैं, समाधान के लिए लगे, ये विहार है। हरण, हरण मतलब होता है जैसे सीता का हरण हो गया, ये सुने हैं ना, हरण मतलब हर लेना, गायब, दूर करना। तो श्रम को दूर करने के लिए, श्रम को मतलब श्रम जो है, जो थकान है, उसको दूर करने के लिए, उसका आशय वही है। श्रम हरणार्थ का मतलब ये हुआ कि श्रम से जो हमको थकान आई है उसको दूर करने के लिए। इससे भाषा जा रहा है कि श्रम ही दूर करने के लिए, उसका तो उसका आशय है कि श्रम के लिए आई थकान को दूर करने के लिए। नहीं, शब्द का शाब्दिक अर्थ आप पकड़ रहे थे। श्रम हरणार्थ से जाता है कि श्रम को ही दूर कर दिया जाए, आराम में ही जाए। तो ऐसा नहीं है, इसका आशय यह है श्रम करने के बाद जो हमें थकान आई है शारीरिक मानसिक, उससे दूर करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, इसमें श्रम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। घर के अंदर हम 1 घंटा अध्ययन कर रहे हैं, अब वो श्रम हरणार्थ है। मुझे छुट्टी हुआ तो मैं 10 दिन के लिए कहीं चला गया, किसी शिविर में, किसी संस्थान में, किसी केंद्र में, वहां जाके बात कर रहा हूं, ठीक है। कुछ अपना प्रकृति और समाज को संदेश देने वाले कुछ गीत गा रहा हूँ, उस गीत को देख रहा हूँ, कोई मूवी भी देख रहा हूँ। जैसे एक बार मैं देखा था मूवी द इनकन्वीनियंट ट्रूथ, द इनकन्वीनियंट ट्रूथ, क्या आप में से कोई देखे हैं? ये अमेरिका में उपराष्ट्रपति थे अल गोर, उन्होंने बनाया था इस फिल्म को। ये शायद बिल क्लिंटन के समय में थे क्या, उन्होंने फिल्म को बनाया था। कड़वा सच, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उस तरह से पूरी दुनिया में आने वाले समय में कैसे क्लाइमेट चेंज होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उस पर वो फिल्म बनाई। हिंदी में भी है कड़वा सच, इंग्लिश में भी है द इनकन्वीनियंट ट्रूथ। या ऐसे ही एक फिल्म है, ऐसे ही एक फिल्म है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आप में से कोई देखे हैं? तो इस
इस तरह की, अब ये सब भी फिल्में हैं। मतलब क्या है, एक ही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ लेते हैं लोग। यहाँ जो बिहार है, बिहार का मतलब है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, अब उससे हमको कोई थकान है तो उसको दूर करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो बिहार में आता है। खेल भी, व्यायाम भी सब बिहार में ही आएगा। क्या खेल रहे हैं, क्या व्यायाम कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किनके साथ बातें कर रहे हैं, ये सब बिहार में आएगा। कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं तो कैसी पार्टी कर रहे हैं, ये सब बिहार में आता है। तो मेरा आहार, मेरा विहार, मेरा व्यवहार ही मेरा व्यक्तित्व है। अंग्रेजी में इसका अर्थ जाएंगे तो अलग है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व को? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? परसोना। परसोना में मुखौटा। तो आप कैसा कपड़ा पहने हैं, कैसा बोल रहे हैं, आपकी बोलने की स्टाइल क्या है, कैसी ड्रेसिंग आपकी है, ये सब उसमें आता है। तो जैसे विवेकानंद जी जब घूम रहे थे, गोफिन पहनते थे विवेकानंद जी, जब अमेरिका की सड़कों पे घूम रहे थे तो दो लड़कियां थी 20, 22, 25 साल की उम्र की, उनको देख के हंसने लगी। तो बोले क्यों हंस रही हो आप? तो बोले योर ड्रेस, आपके ड्रेस को देख के। ऐसे एक ही लाइन बोला, योर ड्रेस। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं, आपका हंसना वाजिब है, क्योंकि आपके यहाँ आदमी का व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी, टेलर मास्टर तय करता है। टेलर मास्टर, टेलर। हमारे यहाँ तो आदमी अपने अंदर जो कुछ है उससे उसकी पर्सनालिटी कहते होती है। तो अभी परसोना से, पर्सनालिटी से इसकी तुलना करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द नहीं है। उसके निकटतम किसी हिंदी शब्द को लेके हम काम चला रहे हैं। जैसे धर्म, अब धर्म की अंग्रेजी रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन धर्म का अंग्रेजी नहीं है। अभी हम लोग भी ढूंढ रहे थे तो अंग्रेजी में क्या लिखा जाए, तो रिलीजन ही लिख दिया है अंग्रेजी अनुवाद में। लेकिन रिलीजन का मतलब आप देखेंगे तो अलग होता है, धर्म का मतलब अलग होता है। रिलीजन का अर्थ देखेंगे तो साउथ में जाएंगे तो उसका अर्थ करते हैं मतम। मतम, मत, मत यानी पंथ, संप्रदाय, इसको मत बोलते हैं, मतम। तो रिलीजन का मतलब होता है आप किसी एक पीर पैगंबर को, किसी देवी देवता को मानते हैं और किसी एक पद्धति को मानते हैं, कुछ पुस्तकों को या एक पुस्तक को मानते हैं, तो उस मत को आप मानते हैं, तो उस रिलीजन के आप हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन धर्म बोलेंगे तो फिर धारे धर्म, ये तो सब में चलेगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं, मतलब है ही है, किसी के नहीं है, ठीक है। तो निकटतम शब्द हमने लिए हैं, उसी से उसका काम चला रहे हैं। इसलिए इंग्लिश के किसी भी शब्द की मीनिंग हिंदी नहीं है। नहीं तो एप्पल की मीनिंग सेब, ये गलत पढ़ाते हैं। एप्पल और सेब दोनों ही पर्यायवाची है। एक ही चीज के दो नाम हैं, एक अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में नाम। जैसे जो भाषा है, भाषा, तो हर भाषा के लिए शब्द होता है और हर शब्द की रचना अक्षर से होती है, ऐसे ही है ना। और अक्षर क्या चीज है? अक्षर जो है ध्वनि, ध्वनियों को ही अक्षर बोलते हैं। कोई भी भाषा होगी तो उस भाषा में शब्द होता है। शब्द किसी अक्षर से आता है, कैरेक्टर से जाता है। कैरेक्टर क्या है? साउंड है, ध्वनि है। तो जैसे ही हमको पता चलता है कि भाषा क्या है, ध्वनि है, तो भाषा का झगड़ा खत्म हो जाता है। जैसे ये क्या है, ये क्या है? ध्वनि एक है कि नहीं है? तो ये जो साउंड जो निकल रहा है क, उसको एक लिपि में ऐसे लिखते हैं। ये क नहीं है, जो साउंड निकलता है उसका एक हमने चित्रात्मक प्रस्तुति दिया है, एक लिपि में, एक स्क्रिप्ट में। क तो साउंड को बोल रहे हैं, क क ये साउंड है, इसको क बोलते हैं। अब उसको लिखेंगे कैसे?
तो एक स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा, एक स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा, ऐसे उर्दू में भी कुछ और लिखा। काफ, काफ होता है ना उर्दू में, किसी कहे उर्दू काफ होता है, उसका कोई और डिजाइन होगा, अरबी लिपि में आता है काफ, तो भी उसका भी उच्चारण क से ही है। तो जब हमको पता चल जाता है कि भाषा क्या है, तो भाषा के पीछे शब्द है, शब्द के पीछे अक्षर है, और अक्षर कोई न कोई ध्वनि है, साउंड है, तो भाषा का झगड़ा खत्म होता है। अभी भाषा के आधार पे झगड़ा है। जब हम कहते हैं ये क है तो हम गलत बोलते हैं, इसी से झगड़ा होता है। ये क नहीं है, क ध्वनि है, साउंड है। उसको अलग अलग लिपियों में अलग अलग ढंग से उस साउंड को लिखते हैं, बस उसके अनुसार हम शब्द रचना करते हैं, उसके अनुसार उस भाषा को लिखने लग जाते हैं। तो भाषा जो है उसके मूल में ध्वनि ही है, साउंड ही है। जैसे मैथ्स में भी हम लोग पढ़ाते हैं, जो लोग पहले भी शिविर किए होंगे, अगर कहीं चर्चा हुई होगी, ये क्या चीज है, क्या है? वन। आपको इतना नहीं आता है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या है, सब लोग चुप हो गए। ये क्या है? 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 आपको गिनती आती है, ये प्रमाणित हुआ। ये क्या है? ये क्या है? यस नहीं, मुझे लिखने में गड़बड़ हुआ। ये क्या है? ये क्या है? मेरी वर्तनी में मत जाइए। ये क्या है? कहाँ 5 है? तो एक ही है। ये 5 है, ये तो एक ही दिख रहा है आपको। ये क्या है? कहाँ 4 है? तो एक ही दिख रहा है, ये तो एक ही दिख रहा है ना। ये क्या है? रट्टा मार लिए, रट्टा मार लिए। तो ना तो ये 5 है, ना तो ये 4 है, ना तो ये 3 है, ना तो 2 है, ना तो ये इसको 1 कह सकते हैं, 1 है, क्योंकि ये संख्या को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स है। ये 5 नहीं है, ये 5 का चित्र है, 5 का एक सिंबल है, प्रतीक है। 5 कोई चीज होती है, वस्तु होती है। 5 कोई वस्तु होती है। जैसे कितना है ये? 1 3 4 5। फिर से बोलिए। 1 2 3 4 5। फिर से बोलिए। 1 2 कितना 3 है? ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम गिनती पढ़ाते हैं या पढ़े हुए हैं। अभी देखिए 1 2 3 4 5। जब एक में एक्चुअली 2 कोई चीज क्या चीज है कि जब एक में कोई एक चीज मिलाते हैं तो 2 होता है। 2 में जब कोई एक चीज और मिलाते हैं तब 3 होता है। 3 में कोई एक चीज और मिलाते हैं तो 4 होता है। तो गिनती क्या चीज है? एक में एक मिलाना। अस्तित्व में इकाइयां ही है, सब इकाई है, एक एक ही है अस्तित्व में हर चीज। जब हम उसको मिला करके देखते हैं तब बोलते हैं। जैसे मैं उसे बोलूंगा ये कितना है, तो आप बोलेंगे 1। ये कितनी कुर्सी है? 1। ये कितनी कुर्सी है? 1। लेकिन जब मैं बोलूंगा इस कमरे में कितनी कुर्सी है, तब आपको गिन के मिला के बताना पड़ेगा। तो जब हम मिलाते हैं तब वो उसको गिनती बोलते हैं। तो अब ये जो 5 हमने मिला दिया, तो ये 5 मिला दिया तो बोलने में क्या आ रहा है? 5 5 5। ठीक है। और इसको अगर उसमें बोले, तेलुगु में बोले क्या आएगा? मलयालम में अन्ना रड्डे मुना नाला अंजा होगा। थोड़ी हमको भी 10 तक आती है, प्रभाव इससे जमता है ना कि इनको देखो तेलुगु भी आती है। तो अन्ना रड्डे मुना नाला अंजा आरा एड़ा एट्टा ओपदा पत्ता। 10 तक याद है, उसके आगे मत पूछिए। तो वो अंजा बोलेंगे इसको, उस भाषा में अंजा। अब अंजे को प्रतीक कोई और देंगे, लेकिन वस्तु 5 ही रहेगी, चाहे अंजे बोलिए, चाहे 5 बोलिए या 5 बोलिए, कुछ भी बोलिए। यहाँ क्या बोलते हैं?
गुजराती में 5 ही बोलते हैं, ठीक है। 10 को क्या बोलते हैं यहाँ? 10। महाराष्ट्र में 10 को क्या बोलते हैं? 10। 10, 10, ये सब क्या है? ये भाषा का बदलाव है। होगी कोई इसके पीछे वस्तु ही, और उसके लिए सिंबल अलग अलग बना दिए होंगे। जैसे अंग्रेजी में ऐसे बनाया है, हिंदी में जाएंगे तो ऐसे बनाया है, ठीक है। गुजराती में जाएंगे तो कोई और तरीका होगा शायद, ऐसे। पूछड़ी नहीं पता है। तो ऐसे सिंबल होगा। तो कुल मिलाकर के तो हमको मूल वस्तु पकड़ना पड़ेगा। मूल वस्तु पकड़ में नहीं आती है, इसलिए हम भाषा को लेके लड़ते हैं, लिपि को लेके लड़ते हैं, इन सब चीजों को लेके लड़ते हैं। तो पर्सोना जो है ये व्यक्तित्व की अंग्रेजी नहीं है। व्यक्तित्व अपने आप में अलग चीज है, पर्सोना अपने आप में अलग चीज है। पर्सोना को समझना होगा तो पर्सन को, पर्सनालिटी को, तो पर्सनालिटी को समझना होगा तो उससे उत्पत्ति पर्सोना से हुई है। पर्सोना का क्या मतलब, वहां जाना पड़ेगा। व्यक्तित्व समझना है तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा, व्यक्तित्व, व्यक्ति में व्यवस्था। व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो व्यक्त होता है। व्यक्त होता है तो व्यक्ति, व्यक्ति का त्व, व्यक्ति में व्यवस्था। तो व्यक्ति में व्यवस्था उसका आहार, उसका विहार, उसका व्यवहार। एक्सप्रेस अंग्रेजी में। ये आहार में खाना के अलावा कौन कौन चीज होती है जो ग्रहण सबसे बड़ा हिस्सा खाना ही है। जो ग्रहण करते हैं सब आहार होता है। सबसे बड़ा हिस्सा खाना ही है, बाकी हवा है। मतलब पानी भी खाना ही है, तो खाना पानी हो गया और हवा हो गया, यही हम ग्रहण करते हैं। बिहार को दर्शन की भाषा में जो जुड़ जाते हैं उसके बिहार की व्याख्या भी बदल जाती है। तो अच्छा जानने के लिए अच्छी जगह पे जाते हैं। हाँ। जो 4 क्रिया में व्यस्त है तो वही वाला ऐसे वाला करेंगे। कोई बात नहीं, देखिए इसमें कोई अंतर नहीं होता, अंतर दोनों में ज्यादा नहीं है। क्योंकि 4.5 क्रिया में हमको सुख का आधार आहार निद्रा भय मैथुन ही है, इसलिए हमारा विहार इन्हीं 4 में रहेगा, इसमें कोई गलत नहीं। जब हमको 4.5 से ऊपर की सूचना हो गई है और हमको लगता नहीं जी ये सुख तो कम पड़ेगा, ये खुशी तो कम पड़ेगी, ये सुख तो कम पड़ेगा, तो हम प्रयास करेंगे इससे ज्यादा वाला कहाँ मिलेगा, वहां जाएंगे। तो वो विहार हम ऐसा करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी 4.5 वाले को बोल दे नहीं तुम जो विहार कर रहे हो ना गलत है, तो कल से तो आपके पास वो खड़ा भी नहीं होगा, बात तो सुनना ही दूर है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। जितनी क्रिया हमारे में चल रही है उसके अनुसार हमारा विहार होगा। या इसको उल्टा करिए, मेरे विहार से पता चलता है कि मेरी क्रिया कितने में चल रही है। बात करते समय 10 क्रिया का कर रहा हूँ और सबके सामने जो है बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन विहार मेरा 4.5 से भी गया बीता है। मतलब 4.5 में ही है, 4.5 से क्या गया बीता होगा। तो विहार मेरा सारा 4.5 में ही है, और मैं बातें हमेशा 10 की करता हूँ और लोगों को बताता हूँ मैं ज्यादा विद्वान हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं उससे अलग हूँ। लेकिन विहार मेरा क्या है? तो मेरा विहार क्या है, उससे मेरे विहार से मेरे दृष्टिकोण का पता चलता है। 6 दृष्टियां हैं उनका पता चलता है कि मैं कैसे विहार को आप्त कर रहा हूँ। जैसे विहार को आप्त कर रहा हूँ ऐसी मेरी दृष्टि चलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तित्व में श्रम शामिल नहीं है, है? श्रम व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिहार में तो श्रम लगता ही है, लेकिन वो श्रम थकान वाला नहीं होता। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, श्रम तो लग ही रहा है ना, शारीरिक भी लग रहा है। आप कुर्सी पे बैठे हैं पूरे दिन, ये आरामदायक कुर्सी थोड़ी है, मेरी थोड़ी आरामदायक लोग की कृपा। तो आप पूरे दिन बैठे हैं तो श्रम तो कर ही रहेगा, अगर नहीं करते तो भूख क्यों लगती। तो यानी बिहार में श्रम भी आ गया, श्रम हरण भी आ गया। तो जिसको हम कह रहे हैं श्रम का मतलब जो कह रहे हैं कि श्रम का मतलब होता है कि कोई क्रिया हम करते हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, किसी उत्पादन के लिए कर रहे हैं, किसी मतलब मेन तो उत्पादन ही है, उसके लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो श्रम की सीमा में आता है।
ठीक है, लेकिन उससे एक हमारा श्रम का एक जैसे मोनोटोनस हो गया, अब उससे उसको तोड़ने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो भी श्रम है। जैसे दिन भर बहुत मेहनत करने के बाद शाम को आप डांस कर रहे हैं तो वो भी उसमें तो उससे ज्यादा श्रम कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको थकान नहीं हो रही है। दिन भर आप मेहनत किए, श्रम किए और शाम को खूब जम के डांस कर रहे हैं, अभी की भाषा में चिल कर रहे हैं, उसमें भी श्रम कर ही रहे हैं ना, लेकिन आपको उससे थकान नहीं हो रही है, बल्कि थकान दूर हो रहा है। एक्चुअली सारा मानसिक थकान वाला ही मामला है, शारीरिक थकान का मामला है ही नहीं। श्रम हर्रार्थ जो क्रियाकलाप है वो मानसिक थकान को दूर करने का। इससे पहले क्या है, गांव में शाम को लोग दिन भर काम करते थे, शाम को चौपाल पे आते थे। हाथ में रखूंगा एक्चुअली यहाँ कुछ रखने का चाहिए बोर्ड के पास, तो चौपाल में जाते थे, कहीं बैठते थे बगीचे में, कहीं ढोल बजाते थे, कुछ गाना गाते थे, कहीं मंदिर या और कोई धार्मिक स्थल वहां इकट्ठा होते थे, कुछ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पैसा आ गया, धीरे धीरे पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद परिवार हो चाहे समाज हो या गांव हो, पैसा आने के बाद आदमी आदमी के बीच में दूरी बढ़ गई, क्योंकि पैसा कम था तो सभी एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे। जैसे मुझे याद है कि जब हमारे घर में छोटा था तो हमारे घर कोई रात में मेहमान आ गया तो हम दूसरे के घर से एक कटोरी चीनी या एक कटोरी दूध मांग के ले आते, तो मुझे मांगने में कोई शर्म भी नहीं होता था और देने वाले को कोई अहंकार भी नहीं होता था कि कल उसको भी मांग रहे। ठीक है, शादी विवाह में क्या होता था, हम जो छोटे बच्चे थे तो इनका एक ही काम था शादी विवाह में। हमारे घर में बैलगाड़ी थी, तो उस बैलगाड़ी में एक आदमी था, बैल गाड़ी को लेकर के जाता था और दूसरे गांव से चारपाइयां मांग के लाते थे, क्योंकि शादी में बारात 100, 150, 200 आती थी, तो कम से कम 60-70 चारपाइयां तो चाहिए। तो हम लोग अगल बगल के गांवों से भी बैलगाड़ी पे चारपाइयां लाद के लाते थे। और हम बच्चों का क्या काम था, एक शीशी रहती थी बॉटल, उसके अंदर कलर आता था और उसमें एक लकड़ी कपड़े लपेट करके लकड़ी डाली जाती थी, तो हम जिसकी चारपाई लेते थे उसका नाम उसके चारपाई पे लिखते थे, चद्दर पे लिखते थे, ठीक है, जिससे कि इनका ही बाद में वापस करेंगे। जब महिलाएं आती थी, पूड़ी बनती थी, पूड़ी जानते हैं आप, यहाँ पूड़ी बोलते हैं, तो पूड़ी जब बनती थी तो हर महिलाएं गांव की अपने घर से, महिलाएं लड़कियां अपने घर से चकला बेलन लेके आती थी, वो इकट्ठा नहीं करना होता था, वो लेकर के ही आती थी और गाना गा गा के पूड़ियां बेलती थी, फिर अपना चकला बेलन लेके चली जाती थी। तो ये कुल मिलाकर के एक दूसरे के सहयोग से कार्यक्रम होता था। अब बाद में टेंट हाउस आ गए, अब मांगने का झंझट खत्म हुआ, तो इससे कोई झंझट ही नहीं खत्म हुआ। मैं नहीं कह रहा उसी युग में चले जाइए, ये सब चीजें आदमी आराम के लिए, सुविधा के लिए किया ना, लेकिन जब सुविधात्मक हो गया तो उसके बाद टाइम बचा तो उसमें क्या करना है। अगर हमारे लिए सुविधा हो गया कि हमको केवल इवेंट वाले को बोल दिया, वो सारा इवेंट कर देगा, आपको कौन कौन सा इवेंट चाहिए बता दीजिए, कैटरिंग में क्या चाहिए, उसका क्या मेनू होगा, टेंट का क्या होगा, पर हेड तय कर दीजिए, उसमें म्यूजिक होगा, डांस होगा, डीजे होगा, क्या क्या होगा सब नोट करा दीजिए, उसके बाद आपका टेंशन खत्म हो गया। तो आपके पास टाइम बच रहा है ना, उस बचे टाइम का क्या करना है। तो उस बचे टाइम में ये बताते हैं नहीं मेरा वाला ना बहुत बढ़िया इवेंट था, उनसे तो अच्छा ही था और पूरे इलाके में ऐसा किसी ने नहीं किया, तो हम इसमें चले जा रहे हैं। बचे हुए समय में खाली गिला शिकवा शिकायत इसमें चले गए, इसके कारण आदमी से दूरी बढ़ती चली गई, जबकि बचे टाइम का उपयोग हमको समझने समझाने में करना था। तो टाइम बचाओ अच्छी बात है, हमारे लिए सुविधा आसान हो गया, क्योंकि आदमी हमेशा कठिन सुविधा में थोड़ी जिएगा। वो आसान काम थोड़ी था कि पूरे दूसरे गांव से बैलगाड़ी में लाद के चारपाई लाएंगे, आसान काम तो नहीं था। खेती से जुड़ा हुआ सारा कार्यक्रम था, सारा शादी विवाह खेती से जुड़ा। इसीलिए आप देखते होंगे मैक्सिमम लोगों की, पुराने लोगों की मैरिज एनिवर्सरी अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में आती, किसी की नवंबर दिसंबर में नहीं आती, पुराने लोगों की, क्योंकि नवंबर दिसंबर में शादी करना कठिन होता था, ठंडी में बारात कहाँ टिकाएंगे, गांव में ऐसा कोई सार्वजनिक जगह होता नहीं था, रजाइयां कहाँ से लाएंगे, रजाइयां नहीं मिलती थी, इसलिए ज्यादातर शादियां गर्मियों में होती।
खेती से जुड़ी हुई थी। खेती का फसल कट जाता था मार्च में, अप्रैल में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में गेहूं कट जाता था, सब अरहर वगैरह फरवरी में, मतलब सब कट के खत्म हो गया, खेत पूरे एकदम चैत। हमारे यहाँ कवि है, कवि हुए थे लोकीनाथ उपाध्याय, तो लिखे हैं चैत का चिक्कन चिक्कन चाम, चमड़ा, मतलब चैत जो होता है उसका चमड़ा बिल्कुल चिकना होता है, क्योंकि चैत में पूरे खेत खाली रहते। तो उस समय शादी करना आसान होता था, कहीं भी बारात खेत में टिका दीजिए, टेंट लगा दीजिए, चारपाइयां डाल दीजिए, तो उस समय ऐसे होते थे। तो उसी समय शादियां थी, खेती से जुड़ा हुआ, जैसे बहुत सारे जो शादी के कर्म कांड थे वो खेती से जुड़े हुए। हमारे यहाँ एक अभी भी प्रचलन है, अभी लोगों को उसका साइंटिफिक क्या रीजन था उससे तो लोग दूर हो गए, लेकिन वो प्रचलन है कि लड़के वाले जब बारात लेके आते हैं तो अपने यहाँ से धान लेके आते हैं, धान पैडी थोड़ा लेके आते हैं, चावल नहीं, जिसमें से चावल निकलता है। चावल तो उसका छिलका उतार के निकलता है ना, तो छिलके से, हाँ, तो वो लेकर के आते हैं। और लड़की वाला तो जब विदाई होती थी तो लड़की वाले का धान और लड़के वाले का धान मिलाया जाता था, मिक्स किया जाता था, कपड़े में आता था, फिर मिक्स किया जाता था, फिर गिराया जाता, फिर उसके दो पार्ट किए जाते थे, बोला जाता था अब आप अपने ये लगाइएगा, हम अपने ये लगाएंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब वो क्या होता था, हाइब्रिड हो जाता था खुद ही स्वतः, एक दूसरे तरह के धान निकलते थे, तो उसमें अपने आप ही बहुत सारा उन्नत फसल हो जाते थे। दो दिन की बारात रहती थी तो मुझे याद है लोग दूसरे दिन कुछ काम नहीं रहता था तो बाराती गांव में घूमते थे, अच्छा इनके कद्दू बड़ा सा लगा है, बोलते इसका बीज मिलेगा क्या, बीज इकट्ठा। ऐसे बहुत सारी चीजें जो खेती से जुड़ी हुई। जैसे मैं एक बार, हमारी बहन की विदाई हुई, उस समय मैं 10th में पढ़ता था, तो जब बहन की विदाई हुई तो सारा सामान रखा गया, बर्तन वर्तन सब रखा गया, उसमें आटा छानने की छलनी नहीं दी जाती है हमारे यहाँ, जो आटा छानने की छलनी होती है वो नहीं दी जाती थी लड़कियों को, उसमें था ही नहीं कहीं, तो मैं सब चीजें रख रहा था बॉक्स में, हमने माता जी से पूछा, वो बोले नहीं वो नहीं दिया जाता। हमने कहा क्यों, बोले हमको नहीं पता। फिर जब विदाई लड़की बहन की हो गई, सारे लोगों ने उसको भेंट लिया, विदा कर दिया, सब लोग कर दिए, तो अंत में पिता जाता है विदा करने, लास्ट में बिल्कुल, और वो बेटी को सूप पकड़ाता, सूप समझते हैं आप लोग, सुपड़ा से वो, हाँ, सुपड़ा बोलते हैं, तो वो पिता हमारे तरफ है, आपके यहाँ भी शायद होगा, लास्ट में पिता उसको सूप देते हैं और ऐसे हाथ में पकड़ाते हैं और लोटे में से पानी गिराते हैं और फिर उसको विदा कर देते हैं। तो मैं एक बार एक बड़े सरल पंडित जी थे, उनसे मैंने दोनों ही चीजें पूछ लिया कि जो दिया जाता है उसमें छलनी क्यों नहीं दी जाती है और सूप लास्ट में क्यों दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि छलनी और सूप का विपरीत गुण होता है। छलनी जो है अच्छी चीजों को गिरा देती है, बुरे को ग्रहण करती है, और सूप जो है अच्छी चीजों को ग्रहण करता है, बुरे को उड़ाता है। इसलिए ऐसी चीजें नहीं दी जाती है जो बुरे को ग्रहण करे। और लास्ट में पिता इसलिए सूप देता है कि वो एक तरह से प्रतीक है, पहले बोलता भी था, बोलना बंद कर दिया गया क्योंकि धीरे धीरे डायल्यूट हो गया। तो बोलता है कि बेटा अब आप तुम 22-23 साल जितने भी दिन हमारे यहाँ रही हो, यहाँ तुम सबके संबंधों को जानती थी, लेकिन आप जिस जगह पे जा रही हो वहां सभी संबंधों को आप नहीं जानती। तो जब सभी संबंधों को नहीं जानती हो तो तुम्हें कुछ अच्छे भी लगेंगे, कुछ बुरे भी लगेंगे। तुम्हारे साथ जो व्यवहार होगा कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, तो तुमको इस सूप जैसा करना है, बुरे को उड़ा करके अच्छे को ग्रहण करना है। तो वो हमको समझाए, ये सब उसमें साइंटिफिक चीजें लगा दी गई थी, क्योंकि उसमें लॉजिक हटा दिया गया, इसलिए धीरे धीरे सब खत्म, उसमें केवल वो कर्म कांड जैसा हो गया। ठीक है, तो खेती से जुड़ा हुआ था। तो जैसे जैसे आदमी के जैसे पैसा आने लगा वैसे वैसे आदमी दूर होने लगा। पहले तो गांव में दूर हुआ, बाद में परिवार में दूर होने लगा, फिर परिवार में पति पत्नी दोनों कमाने लगे, फिर पति पत्नी दूर होने लगे। मैं नहीं कह रहा हूं पत्नी को नहीं कमाना चाहिए, लेकिन ये पैसे का साइड इफेक्ट आया। तो पैसा खराब नहीं है, जिस ढंग से पैसा बढ़ा उस ढंग से हमारी समझ नहीं बढ़ी। जैसे कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे जतिन जी के साथ, यहाँ इसमें रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसमें यही कहा कि अभी दिक्कत क्या हो रही है, आदमी सारा पैसा आने के बाद भी तनाव में क्यों जा रहा है, या बच्चे जो है वो क्यों बिगड़ रहे हैं, जिसको कहा जा रहा बिगड़ रहे हैं। तो कारण क्या है कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आई है उतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को हैंडल करने की मेरी समझ नहीं हुई।
अभी तो 90% लोगों को मोबाइल यूज करना ही नहीं आता। कहीं भी घंटी बजा देंगे, कुछ भी बजा देंगे, कुछ भी गाना लगा देंगे, कितनी भी तेज बात करने लग जाएंगे, मतलब उसका कोई भी मैनर कम से कम अपने यहाँ नहीं आता, मैंने देखा है। तो टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आई है उतनी तेज हमारी समझ नहीं विकसित हुई है, इसीलिए उस टेक्नोलॉजी के प्रभाव में युवा जो है उसको यूज करने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को बिगाड़ता चला जा रहा है। क्योंकि जितनी भी तकनीकी चीजें हैं, जितनी भी गैजेट्स हैं, जितने भी सुविधाएं हैं, तो सुविधाओं का क्या होता है, दो ही चीजें हो सकती है। आदमी दो ही चीजें करता है, या तो सदुपयोग करेगा या तो दुरुपयोग करेगा। टेक्नोलॉजी तो रहेगी ही रहेगी, यूट्यूब तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, यूट्यूब रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगी, इंटरनेट रहेगा। अब इसका क्या कर सकते हैं, या तो सदुपयोग या तो दुरुपयोग। सदुपयोग कब करेंगे, जब समझदार होंगे। नासमझ है तो दुरुपयोग। तो हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ पे काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि समझदार होने से दुरुपयोग रुकेगा। हम सोचते हैं ट्रेंड करते हैं, रोक दे। जैसे बहुत सारे लोग लेके आते हैं, भैया आप जो है ना थोड़ा मेरे बेटे को समझा दीजिए, ये बहुत ज्यादा मोबाइल में लगा रहता है, बहुत ज्यादा मोबाइल में लगा रहता है, मतलब दुरुपयोग रुकवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, इसके साथ थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा, आप भी बातचीत करिए, कभी बच्चों के शिविर में भेजिए, और पेरेंटिंग का शिविर हम लोग करते हैं, उसमें लेकर के आइए यार। किसी और शिविर में अपने साथ लेके बैठे, नहीं अभी कुछ इसको बता दीजिए शॉर्टकट। तो मैं कहता हूं कि बहन जी याद करिए वो दिन जब ये बच्चा खाना नहीं खाता था और बच्चे को हाथ में आप मोबाइल में गाना लगा के पकड़ाते थे, बेटा देख देख ये देख ये देख, और एक ढक्कन चम्मच डाल देते। दूध नहीं पी रहा है, उसको टीवी के सामने बिठा दिया, टीवी देखते देखते उसको मुंह में दूध डाल दिया, देख देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख। आपने किया हो? बोले हाँ। हमने कहा तो अब आपने जब आदत डलाया है तो अब उसको आदत छुड़ाने का सुपारी हमें दे रहे। आदत तो बचपन में आपने डलाया, आपको नकार चुका है, वो बचपन से ही मोबाइल को स्वीकार लिया है। आपके अंदर वो कला नहीं थी, आपके अंदर वो कौशल नहीं था कि आप अपने कला और कौशल को लगा करके बच्चे को खिला पिला सके, तो आपने सहारा लिया मोबाइल का, टेलीविजन का। अब मोबाइल टेलीविजन से चिपक गया है तो हमसे बोलते छुड़ा दीजिए, इतना आसान है। आपने अभ्यास कराया 4 साल 5 साल 8 साल तक, तब वो उसको पकड़ा है, हमसे बोल रहे 5 मिनट में छुड़वा दीजिए, ऐसा लगता है मेरे पास कोई इंजेक्शन है, लगा दूंगा और छोड़ देगा। तो इतना आसान नहीं। अगर हमने एडिक्ट बनाया है तो उस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए टाइम लगेगा। मैंने ही एडिक्ट बनाया, ये जिस दिन स्वीकार होता है उस दिन हम रिलैक्स होते हैं। बच्चा खाना खा रहा है, साथ में यूट्यूब पे देख रहा है, बड़ा बच्चा हो गया है, मैं देख रहा हूँ घरों में बड़ा बच्चा हो गया, 4th में 5th में पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, टेबल पे डाइनिंग टेबल पे मोबाइल रख के यूट्यूब में वीडियो देख रहा है, तब खा रहा है। आप छुड़ा ही नहीं सकते उसको, छुड़ा के देखिए खाने की थाली फेंक देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। क्यों? क्योंकि आपने बड़े लाड से पाला है। ये जो लाड है ना, यही बिगाड़ा है। बच्चे से स्नेह करिए, बच्चे से ममता करिए, अभी मूल्य आएंगे। बच्चे के साथ वात्सल्य पूर्वक पेश आइए, लेकिन जब लाड करते हैं आप तो उसी में बच्चे खत्म हो रहे हैं, कहीं के नहीं बन रहे हैं। हम लाड कर रहे हैं, ममता नहीं कर रहे हैं, वात्सल्य नहीं कर रहे हैं, स्नेह नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं। और अब तो 1 ही 2 बच्चे हैं, अब तो लाड हमारा सब उसी जाएगा। पहले तो ज्यादा होते थे, पूरे गांव वाले मिलके बच्चों को संभालते थे। हाँ, पूरे गांव की ओनरशिप थी बच्चे, गांव का भी कोई आदमी एक चाटा लगा देता था और घर वाले बुरा नहीं मानते थे। अब तो अपने घर में कोई लगा दे तो झगड़ा हो जाएगा, पिता मार दिया तो मां झगड़ा कर लेंगे, कैसे मार दिया तुमने। सही बोल रहा हूँ ना? मैं सही बोलता हूँ। क्योंकि मैं भी परिवार में पला हूँ, ज्वाइंट फैमिली में पला हूँ, अभी भी परिवार में रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ किसी न किसी परिवार में जाता हूँ, कहीं रुकता हूँ तो किसी न किसी परिवार में रुकता हूँ। तो उन मूल्यों को पहचानना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा, और सबसे पहले बड़ों को सुधारना पड़ेगा।
लोग बोलते हैं बच्चे कैसे सुधरेंगे, तो मैं बोलता हूँ बड़ों को सुधरना पड़ेगा, बच्चे तो अपने आप सुधर जाएंगे। बिगड़े कौन है? बड़े बिगड़े हैं, बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बड़े बिगड़े हुए हैं। बिगड़े मतलब समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है। एक माँ को समझ ही नहीं है पेरेंटिंग क्या होती है, पिता को समझ ही नहीं है पेरेंटिंग क्या होती है। बच्चा कैसे पालना है माँ को समझ ही नहीं। माँ तो टीवी का एडवर्टीजमेंट देख करके बच्चे का खाना खिलाती है, उसको पता ही नहीं है बच्चे का खाना क्या है। पका के खाना खिलाना ये अपराध मानती है, और जब वो बाजार का खाना शुरू कर देता तो उसको छुड़वाने में लगती है। कैसे छोड़ेगा? मेरा ही भतीजा है एक, वो दिन भर में 20 पैकेट अंकल चिप्स खाता है, उसी के पिताजी एमएलए हुए। मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं भैया इसको कुछ समझाइए। हमने कहा हम क्या समझाएंगे, हमारे साथ दे दो, 2 महीना हमारे साथ रहे, साथ रहेगा तभी हम उसके साथ काम कर सकते हैं। 5 मिनट में क्या बात करें या 1 घंटा में क्या बात करें। हमने कहा छोड़ दो, मेरे साथ दिल्ली भेज दो, 2-4 महीना रहेगा। तो उसकी मम्मी बोलती नहीं, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। तो जाओ रहो उसके साथ। जी 1 2 3 4 5 सिंबल, ऐसे माता पिता भी एक शब्द है और वो भी एक सिंबल ही है। बस बिल्कुल। अभी मैं नहीं बोल रहा था, मैं थोड़ा संकोच कर रहा था। जयदेव भाई ने सीधे बोल दिया कि कल लिखे थे आला यहाँ पर कि अभी माता पिता, इसमें आया था स्लाइड में कि अभी माता पिता भाई बहन पति पत्नी ये सब संबोधन केवल है। अभी ये संबोधन है, अभी संबंध के रूप में स्पष्ट नहीं हुआ है। जब संबंध के रूप में स्पष्ट हो जाएगा तब पता चलेगा कि एक बच्चे को जिसको माता पिता ने अपनी सहमति स्वीकृति से जन्म दिया है, अगर दिया है तो दुर्घटनावश हो गया तो अलग बात, तब तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन अगर पति पत्नी ने सहमति और स्वीकृति से एक संतान को जन्म दिया है तो उस संतान को परवरिश करने का जिम्मेदारी उस माता पिता की है। उसके लिए उस माता पिता को समझदार होना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। माता पिता को अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी कि संतान के साथ हमको कैसे हैंडल करना है, संतान को कैसे जीना है, ये माता पिता को समझना पड़ेगा। पेरेंटिंग इतना आसान काम नहीं है जितना आसान हमने कैजुअली ले लिया है। ये बहुत कठिन काम है, वो भी आज के युग में जब बच्चे को स्कूल के अनंत स्रोत स्कूलिंग के खुले हुए हैं, एजुकेशन के अजस्त्र अनंत स्रोत खुले हुए हैं। एक ही स्रोत नहीं है इस समय बच्चे के एजुकेशन का, केवल स्कूल। पहले तो केवल स्कूल था, अब केवल स्कूल नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, उसके हाथ में यूट्यूब है, घर में टीवी है, इतने सारे स्रोत, रोड पे चलता है, होर्डिंग है, मॉल है, ये है वो है, इतने सारे उसके एजुकेशन के सोर्स खुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में पेरेंटिंग इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम कर रहे हैं, मान रहे हैं। कठिन काम, इस कठिन काम को हमें करना पड़ेगा क्योंकि संतान को जन्म मैंने दिया है। मैंने संतान को जन्म दिया है तो मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं दूसरों के भरोसे, समाज के भरोसे, स्कूल वालों के भरोसे मैंने बच्चा पैदा नहीं किया है। फिर स्कूल बदलते फिरिए, आप स्कूल को दोष देते फिरिए, जबकि समझ में मेरे ही अभाव है, मेरे ही कमी है समझ। मैंने बच्चे के लिए सारी चीजें आउटसोर्स कर दी। वो बच्चा क्या मूल्यों को अनुभव करेगा, वो बच्चा क्या मूल्यों को पहचान पाएगा जो रात में मेड के साथ सोता है, माँ के साथ सोता भी नहीं। सुबेरे मेड ही उसको स्कूल तैयार करके भेजती है, माँ तो सोई भी है। अब आप सोचेंगे कि बच्चा आगे चल करके माँ को वैल्यू करे, कैसे करेगा? हम मेड रखते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने संतान के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है उसको हमें ही रखना चाहिए, हमें संभालना चाहिए, उसके साथ जगना चाहिए। सुबह अगर उसका 7 बजे का स्कूल है, 5 बजे जगना है तो माँ को भी 5 बजे, पिता को भी जगना चाहिए। अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा जल्दी सो जाओ 10 बजे, तुम्हारा 5 बजे जगना, 7 बजे स्कूल है, तो माँ बाप को भी 5-10 बजे सो जाना चाहिए।
तब पेरेंटिंग हो पाएगी। आप तो जगेंगे 2 बजे रात तक और सोएंगे 10 बजे तक, और बच्चे को 7 बजे स्कूल भेजना है, मेड से बोलेंगे इसको जगा के तैयार करके भेज देना, और फिर उस बच्चे में आगे हम मूल्य ढूंढेंगे, ये तो रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो ट्रस्ट नहीं करता, कहां से आएगा? आपने दिया है क्या उसको? आपने उसका अभ्यास कराया है क्या उसको? नहीं कराया। न ममता है, न विश्वास है, न सम्मान है, न स्नेह है, केवल दिखावा है। आज मेरा बेटा बहुत अच्छा बेटा, ये करने से थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता है। हम कर क्या रहे हैं? तो हम अपने कंफर्ट जोन में हैं और हमको लगता है बच्चे पल जाए। कंफर्ट जोन में रहने से बच्चे नहीं पलते। एक बार 5 दिन का पेरेंटिंग का सेशन रखेंगे। कहाँ गए परम जी? हाँ, तो चूंकि मैं हर महीने आता हूँ, एक बार पेरेंटिंग का ही रखेंगे, छुट्टियों का समय देख के, जिसमें पेरेंट उपलब्ध हो। पेरेंटिंग का ही रखेंगे। ये बहुत लंबा बात होती है, इसमें संबंध और मूल्यों से ही पेरेंटिंग स्पष्ट होता है। जी अभी कल ही बंसी और मेरी रात को बात हो रही थी और ये चर्चा वहां पे गई कि जैसे बच्चों को हमको कितना उनको एक्सपोजर देना है, किस चीज का कौन से टाइप पे एक्सपोजर देना है। तो फिर हमने बात की कि क्या एक्सपोजर देना है। तो हमने सोचा कि नहीं, उसको कौन सी जगह पे घुमाना है, कौन सी जगह पे उनकी उपयोगिता होगी। तो बीच में एक ऑप्शन आया कि चलो दुबई घूमने चलते हैं। फिर नहीं लगा कि नहीं, उसको कुछ जंगल दिखाते हैं, कुछ उन्हें दरिया नहीं दिखा, वैसी वाली चीज करते हैं। फिर बात हुई कि वो जिस ग्रुप में, जिस स्कूल में जा रहा है, वहां पे कभी कभार वहां पे भी उसका इंटरेक्शन होगा। तो अब उसने कोई चीज अगर नहीं देखी होगी तो उसको ही ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्यों ये चीज नहीं देखी। तो इतना तो हुआ कि जो बेसिक चीजें हैं वो भी हमको तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम वो वातावरण में रह रहे हैं कि बच्चे अपने आप को वो चीज ना करें। तो ये चीज में भी कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे वो चीज करें, क्योंकि वातावरण का प्रभाव भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो इसमें कई बार थोड़ा सा कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो हम कुछ अलग इसको कम्युनिकेट हो जाता है कुछ लोगों को। हम कहीं भी घूमने जाएंगे तो पदार्थ देखेंगे, प्राण देखेंगे, जीव देखेंगे और मानव देखेंगे, यही देखेंगे। मतलब इंद्रियों से तो इतना ही देखते हैं, ठीक। पदार्थ में ही कोई रचना विरचना देखेंगे, प्राण में ही कुछ व्यवस्थित देखेंगे, जैसे अपने आप उगा हुआ जंगल है या कहीं पार्क बढ़िया से सजाया गया है, ये देखेंगे। चिड़ियाघर में जाएंगे, जीव देखेंगे, और बाकी मानो तो खुद में चिड़ियाघर है ही। तो ये 4 ही देखेंगे। तो हम कहीं भी जाएं, आयरलैंड जाएं, दुबई जाएं, कहीं भी जाएं, घुमाएं, बढ़िया से दिखाएं, चर्चा का बिंदु हमारा ये होना चाहिए। देखो ये पदार्थ अवस्था में आदमी कितना आगे चला गया, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी। अच्छा है ना, देखो कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी, देखो कितनी उन्नत हो गई। लेकिन आदमी लड़ाई करता है, जेलें बढ़ रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, बम बना रहा है, हथियार बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, पदार्थों का उपयोग करके। एक तो पदार्थों का उपयोग करके बिल्डिंगें बना रहा है, फिर इनको गिराने के लिए परमाणु बम भी बना रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ये किसकी गड़बड़ी है? पदार्थ की गड़बड़ी है, आदमी की गड़बड़ी? आदमी के समझ में भी कोई गड़बड़ी है, तो आदमी को समझ में काम करना पड़ेगा। कितना सुंदर चीजें बनाता है, फिर उसको गिराने का जुगाड़ क्यों बना रहा है? ये सब हम चर्चा में क्या लाते हैं, वो मुद्दा है। घुमाने को कहीं भी घुमाइए, आप हर जगह घुमाइए, पूरी दुनिया दिखाइए, कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छी जगह है सारी, तो वो देखना ही चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे चर्चा का कंटेंट क्या है? बच्चों को बताना नहीं जी जीने की जगह तो दुबई है। जैसे मेरे चाचा जी घूम घाम के आए, बोले जीने की जगह तो दुबई है। तो हम क्या अध्ययन किए? हम जितनी सुविधा में जी रहे थे उससे ज्यादा सुविधा की कामना लेके आ गए। इसीलिए घूमने की जगह बनी हुई है, इसीलिए घूमने की जगह बनी है। जैसे कल विशाल अपना कुछ दिखा रहे थे डेमो, कि आप ज्यादा सुविधा की कामना आपके अंदर पैदा की जाएगी, तभी आप ज्यादा सुविधा के लिए लगेंगे, तभी आप सरकार को ज्यादा टैक्स देंगे। इसलिए दुनिया भर की सरकारें चाहती हैं कि आपके अंदर और सुविधा की कामना आए।
इसीलिए गांव के लोग शहर में आए, क्योंकि गांव का आदमी टैक्स नहीं देता है, इसलिए सरकार को टैक्स कम आता है। इसलिए गांव के लोग शहर में आए, तो शहर में आएंगे तो टैक्स देंगे और सुविधा की कामना होगी। तो हम सुविधा की कामना के साथ ही लौटते हैं, और ज्यादा सुविधा की कामना के साथ लौटते हैं। तो घूमना कोई बुरी जगह नहीं है, बुरी चीज नहीं, सब अच्छी जगह है। ठंडी जगह पे घुमा रहे हैं तो ठंडी क्यों लगती है, इसकी चर्चा करें। अगर आप शिमला जा रहे हैं और जून के महीने में शिमला में ठंडी अब नहीं पड़ रही है, जून के महीने में शिमला में भी गर्मी पड़ रही है, उसकी चर्चा करिए। इसके पीछे कौन दोषी है? पहाड़ दोषी है, पेड़ पौधे दोषी है, जीव जंतु दोषी है, आदमी दोषी है? उसकी चर्चा किया है कि जून के महीने में शिमला का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, जबकि किसी जमाने में 20-22 से ज्यादा नहीं जाता था। क्यों चला गया? इसका मतलब आदमी को कुछ समझने की आवश्यकता है। तो हम जहां भी ले जाते हैं, जहां भी, कभी क्या है, अभी किताब हम पढ़ाते हैं, अभी हम किताब पढ़ाते हैं, किताब में से सूचनाएं दिखाते हैं, कंप्यूटर में सूचनाएं दिखाते हैं। जब हम ज्यादा घूमेंगे तो संपूर्ण स्थली ही मेरे लिए किताब हो जाए। हर जगह हम क्या चर्चा करते हैं, बहुत ही प्यार से, रिएक्शन में नहीं तो बच्चे को लगेगा लोग घुमाने लाए हैं और इसी का आलोचना भी कर रहे हैं। तो हम बिल्डिंग्स की आलोचना नहीं कर रहे, देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनी है, कितना मानव ने इसमें श्रम लगाया है, कितनी कल्पनाशीलता लगाई है, कितना अच्छा काम किया है, पदार्थ का, मटेरियल वर्ड का कितना अच्छा यूज किया है। लेकिन उसी मटेरियल वर्ड का यूज बम बनाने के लिए भी कर रहा है कि कल को इसी बिल्डिंग को गिराएगा, इसी पे बम गिराएगा। ऐसा क्यों करता है? अब इस पे चर्चा करिए, चर्चा के वस्तु निकालिए, कंटेंट निकालिए। तो कहीं भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर्चा का कंटेंट क्या निकालेंगे? उससे प्रभावित होकर आएंगे या कोई कंटेंट निकाल के चर्चा करके आएंगे? ये देखना पड़ेगा। जैसे हमारे बच्चे पिछली बार गए थे, यहाँ आया तो यहाँ के बाद जब विश्वनगर गया तो वहां से उन लोगों ने फिर हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घुमाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में उनको बहुत अच्छा लगा, जो अंदर जो सारे स्टॉल, दुकानें हैं और सारा ई रिक्शा है, तो जिनको विस्थापित लड़कियों को दिया है, ये उनको बहुत अच्छा लगा। बोले कितना अच्छा किया है ये। मतलब डैम बनाना अच्छा काम नहीं है वैसे पूरी दुनिया में। अब आदमी शहरीकरण होगा, डैम बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो डैम बनाना अच्छा काम नहीं है। नेचर के हिसाब से डैम एक एकदम ही अननेचुरल काम। लेकिन चूंकि अब हमको शहर बनाने हैं तो पानी बिजली चाहिए, तो डैम बनाना पड़ेगा। तो बना दिया तो भी उसमें विस्थापित लोगों को, तो हमने पूछा जो हमको ई रिक्शा में लेके जा रही थी कि आप कितना कमा लेती हो, तो बोली कि जी वीकेंड्स पर ही कमाई होती है, बाकी दिन तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी 7,000 महीना में इसका भाड़ा देती हूँ ई रिक्शा का, उसके बाद मेरा 18 से 20,000 रुपए बच जाता है, और किसी महीने में तो 25,000 ही बच जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जिसका कोई आय नहीं था उसको आय के रूप में दिया, और कम नहीं है, सैकड़ों की संख्या में 250-300 ही रिक्शे। ठीक है, अब वहां जो गए तो वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सब चीजें देखते हुए ये ध्यान गया, ये अच्छा काम है। तो हम जहां जा रहे हैं वहां हम क्या अध्ययन करा रहे हैं बच्चे को? अपनी गाड़ी लेके नहीं घुस सकते अंदर, ये भी अच्छा है, नहीं तो धुआं करेंगे। ठीक है, सरकार वो संस्था ने अपना बसे रख दिया, ये भी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो ऐसे ही हम क्या कंटेंट लाते चर्चा करें? तो वहां जाके बोले यार बहुत गड़बड़ है हमारी, तो देखो ना मर्सिडीज गाड़ी थी 1.5 करोड़ की और वो वहां बाहर खड़ी है और ये हमको बस में बिठा ले यार, ये तो हमको ठीक नहीं लग रहा। बच्चों को ही बता रहे देखो ठीक नहीं है, अपनी गाड़ी तो अपनी गाड़ी होती है, यहाँ बस में बैठ के घूमो कितना खराब है। अब ये भी चर्चा कर सकते हैं। दूसरी चर्चा हम ये कर सकते हैं, नहीं एक बस में इतने सारे लोग बैठते हैं, उससे कम, और वो भी ये बस गैस वाली है या जो भी है, उससे कम बैटरी वाली है, इससे कम होता है, इसलिए अच्छा है ये, उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो हम चर्चा कौन सा कर रहे हैं वो मुद्दा है, घूमना मुद्दा नहीं है, घूमना कोई खराब चीज नहीं। चलिए हमें लग रहा पेरेंटिंग पर याद चल जाएगा। हम लोग कल संबंध की थोड़ी चर्चा किए थे और मूल्य की चर्चा शुरू किए थे। ये तो हो गया था कि मैं शरीर और जीवन हूं। तो संबंध की जो चर्चा किए थे उसमें संबंध हमने देखा था कि संबंध 7 प्रकार के हैं। माता पुत्र पुत्री, पिता पुत्र पुत्री, एक ही संबंध है। इसी को मैंने लिखा माता पिता संतान संबंध।
भाई बहन संबंध, मित्र मित्र संबंध, गुरु शिष्य संबंध, पति पत्नी संबंध, स्वामी सेवक या साथी सहयोगी संबंध, व्यवस्था संबंध, ये 7 संबंधों की कल हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो 7 संबंध है उसमें जो संबोधन है, उन संबोधनों का प्रयोजन क्या है? जो 7 संबंध है उसमें संबोधन है, जैसे पिता, तो पिता का मतलब क्या है? पिता संबोधन करते ही संरक्षण का एक हमारे में चित्र है। पिता का मतलब संरक्षण, संरक्षण का मतलब ज्ञान के अर्थ में, समझदारी के अर्थ में और जिम्मेदारी के अर्थ में जो कुछ भी काम हो सब संरक्षण। मैं समझदार जिम्मेदार हो जाऊं, इसके लिए मेरे पिता जो कुछ भी कर रहे हो सब संरक्षण में आता है। संरक्षण जीवन के समझदार होने से होता है, केवल सुविधा दे देने से नहीं होता है। माता पोषण, इसीलिए ममता मूल्य को आप देखेंगे तो ममता मूल्य को मां मूल्य भी कहा गया है। पोषण की स्वीकृति, इसी को ममता बोलते हैं। पोषण की स्वीकृति ही ममता। पति पत्नी का प्रयोजन यतित्व और सतीत्व है। कल इसकी चर्चा हुई थी कि पति पत्नी संबंध में पति जो है यतित्व पूर्वक समाधान को पा सकता है, यत्न करते हुए समाधान को पा सकता है। पत्नी जो है सत्व पूर्वक, संकल्प पूर्वक ही पा सकती है। अनुकरण, संकल्प करके अनुकरण, क्योंकि महिला के अंदर संकल्प की शक्ति गजब की होती है। उस संकल्प शक्ति से वो अनुकरण अनुसरण से भी समाधान को पा सकती है, उसी को सतीत्व बोलते हैं। पुत्र पुत्री अनुराग, अनुराग का मतलब अनुकरण अनुसरण आज्ञा पालन, ये सब अनुराग में आता है। एक समय में बच्चा केवल अनुकरण अनुसरण करता है, एकदम छोटा बच्चा। थोड़ा और बड़ा होता है तो आज्ञा पालन करने लग जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर आज्ञा पालन को नकारना भी शुरू करता है। उसको लगता है, आयु के अनुसार उसको लगता नहीं मुझे अब समझदार माना जाए। किशोरावस्था में, टीनेज में, जैसे बोलते हैं ना अब इसका टीनेज आ गया, अभी बिगड़ेगा, क्योंकि उसमें उसको लगता है मैं अब समझदार, मुझे माना जाए। हुआ नहीं है लेकिन लगता है मुझे माना जाए, तो फिर बड़ों के आदेश को भी नकारना शुरू करता है। अपनी आदेश, अपनी बात को भी ऊपर रखना चाहता है। ठीक है, तो अब उसमें होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि वो उस आयु तक वास्तव में समझदार हो, क्योंकि 15 साल की उम्र तक समझदारी का सबसे अच्छा टाइम है। अगर 15 साल की उम्र तक हमने समझदारी का काम कर दिया तो चूंकि इस आयु में समझदार हो जाने का भ्रम होता ही है। अगर आपने काम किया तो समझदार है, भ्रम की जरूरत ही नहीं। काम नहीं किया है तो अपने को मान ही लेगा समझदार। इसीलिए छोटे बच्चे से घर में माँ बाप को शिकायत नहीं होती, लेकिन बच्चा जैसे ही किशोरावस्था में जाता है, टीनेज में जाता है, माँ बाप की शिकायत बच्चों से शुरू हो जाती है। क्यों? अब वो आज्ञा पालन नहीं करता। एक स्टेज के बाद आज्ञा पालन नहीं करता। उसको लगता है मुझे बड़ा माना जाए, बोलता है मैं भी बड़ा हो गया हूं, मतलब मुझे समझदार माना जाए, ऐसा लगता है। तो अगर उसके पहले समझदारी का काम शुरू हो गया है तो उस आयु तक हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मान ही लेता मैं समझदार, फिर जल्दी सुनता नहीं। उस एज में आपकी देखेंगे हर परिवारों में टीन एज के बच्चों से ही शिकायत है, और टीन एज के बच्चों को ही माँ बाप से भी शिकायत है। छोटे बच्चों को माँ बाप से शिकायतें नहीं है। इसी तरह से स्वामी साथी दायित्व के साथ इसकी कल चर्चा हुई थी। सहयोगी कर्तव्य, उसका प्रयोजन है। गुरु का प्रयोजन प्रामाणिकता, वो स्वयं प्रमाण है। जो कुछ भी कह सुन रहा है उसका स्वयं प्रमाण है, उसको प्रमाण कहीं से लाना नहीं है। नहीं इस किताब में लिखा है देख लो, फिर वो किस बात का गुरु? बाबा जी का प्रश्न ही यही था, शास्त्र प्रमाण या शास्त्र को बोलने वाला प्रमाण। तो बोले नहीं जी शास्त्र प्रमाण। बोले फिर बोलने वाला बोल क्यों रहा है? अगर उसकी जिंदगी में वो नहीं आया तो बोल क्यों रहा है? इसका मतलब जिंदगी में आने लायक नहीं हो, तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? तो अगर जिंदगी में आने लायक नहीं, आने लायक होता तो आपकी जिंदगी में आ गया होता। नहीं आया है तो मुझे क्यों बता रहे भाई? इसलिए बोला गुरु मतलब प्रामाणिकता, शिष्य मतलब जिज्ञासु। शिष्य के अंदर जिज्ञासा है तभी वो शिष्य है।
अब शिष्य को कुछ जानना ही नहीं है। जैसे बहुत से लोग शिविर में बताने आते हैं, जानने नहीं आते तो फिर जिज्ञासा ही नहीं है ना बहुत तेज हंसे आप, याद आ गया। ठीक है, तो शिष्य का मतलब जिज्ञासु। तो देखिए, गुरु और शिष्य के बीच में संबंध का शुरुआत विश्वास पूर्वक ही है। क्या है? शिष्य को ये भरोसा है, ये जो सामने है ये गुरु है। गुरु का मतलब बड़ा, लघु गुरु। तो शिष्य लघु है, उसके सामने गुरु है, यानी हमसे ज्यादा जानकार है और ये मुझे समाधान संपन्न कर ले जाएगा। इस भरोसे के साथ वो उसको पहचानता है। गुरु भी ऐसा ही देखता है कि मेरे सामने जो लघु है, जो शिष्य है, ये जिज्ञासु है, इसको ज्ञान की पिपासा है, ये समझना चाहता है और ये समझ जाएगा। केवल जिज्ञासा नहीं, और ये समझ जाएगा, क्योंकि अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। इस विश्वास के साथ गुरु शिष्य की यात्रा शुरू होती। अब अगर आपने पहले ही बोल दिया, जैसे मैं जब शुरू में टीचर हुआ था, स्कूलों में मैंने भाषा सुनी है, ऐसा बोल देते हैं, चल 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 तू नहीं पढ़ पाएगा, हट यहाँ से, तू क्या पढ़ेगा, तेरा खानदान में कहीं कोई पढ़ा है, ऐसा बोल देते हैं, मैंने सुना है। अब उस गुरु शिष्य में क्या संबंध रहेगा? गुरु तो इस विश्वास के साथ शुरू ही नहीं हो रहा कार्यक्रम में, सामने वाला पढ़ नहीं पाएगा, हमने पहले तय कर दिया है। अब उसके साथ हमारा क्या काम होगा? कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तो यात्रा ही शुरू होती है कि सामने वाला समझ सकता है। क्यों? क्योंकि अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न। ऐसे ही भाई बहन और मित्र जो है, ये जागृति ही प्रयोजन है, समाधान समृद्धि ही प्रयोजन है। एक दूसरे के साथ शेयरिंग किस चीज की है? समझ की है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, संबंध क्या है, संबंध क्यों है, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व क्यों है, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्यों है। ये सारी चीजों से ही वो शुरुआत है। फिर हाँ जी, जागृति के पति पत्नी में भी वो भी संबंध आएगा ना, जागृति के सहयोगी। हाँ, मतलब लेकिन वो जो पति पत्नी संबंध जो है, वो प्रयोजन उसका है, यति तो सती तो पूर्वक हो जाएंगे। इसमें क्या है? शेयरिंग जागृति के अर्थ होती, समाधान के लिए एक दूसरे के साथ मिलन है। ठीक है, हमेशा नहीं रहेगा उसमें, यति तो सती तो ही प्रयोजन है, वो बना रहेगा, निरंतरता की बात है। थोड़ा अनुराग बताओ। अनुराग मतलब अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन, ये सब अनुराग में आता है। यही संतान का प्रयोजन है कि माता पिता का अनुकरण अनुसरण करे और उसके प्रति कृतज्ञ भी रहे। ये सब अनुराग में आता है। तो अभी तो बात वही होगी ना कि माता पिता जो करते हो बच्चे करके सीख जाते। हाँ, वही होगा, वही होगा, वो अनुराग है उसका। माता पिता को बड़ा माना ही है, एक समय के बाद लोग को लगता नहीं, इतने बड़े तो नहीं थे। रमित की जागरूकता कोई भी रूप में माना है, वो रूप में वही व्यवहार करता वही है। इसलिए माता पिता का समझदार होना जरूरी है। माता पिता ना समझ है और सोच रहे बच्चे समझदार हो जाए, होगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन तो माता पिता के साथ ही बच्चे का। अब ये जो संबंध में कौन कौन से मूल्य है, तो 7 संबंध है। माता पिता के साथ संतान का संबंध, तो माता पिता के साथ जो संतान का संबंध है, तो उसमें देखिए सब में विश्वास तो आधार मूल्य है। आप देख रहे होंगे सभी संबंधों में विश्वास 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 विश्वास, ठीक है, विश्वास 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 विश्वास, ये सभी में। तो माता पिता के साथ संतान का संबंध विश्वास से शुरू होता है, और माता पिता के साथ संतान का, तो संतान अपने माता पिता पे गौरव करते हैं। हालांकि ये भी थोड़ा मूल्य हो जाता है, इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि गौरव भी हम खोले नहीं है, ठीक है, गौरव कृतज्ञता, इसको थोड़ा मूल्य हो जाए तो चर्चा करेंगे आगे। थोड़ा संबंधों की ओर चर्चा कर लेते हैं। तो जो माता पिता है, वो हर शिशु, हर वृद्ध जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होना, हर शिशु, हर वृद्ध, शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में होना देखा गया है। मतलब छोटा बच्चा से लेकर वृद्ध तक शरीर और जीवन, इसी को मानव बोल रहे हैं। शरीर विधा से मानव परंपरा की निरंतरता के लिए एक शरीर रचना, वो भी वंशानुगत विधि से संपन्न। तो मानव जिसको हम कह रहे हैं, उसमें शरीर भी है और जीवन भी है। तो शरीर अनिवार्य है, तो
उस शरीर का होना अनिवार्य है और ये वंशानुगत विधि से होना पाया जाता है। हर संतान के लिए माता पिता का संबंध इसी आधार पर होना पाया जाता है। एक ही संबंध ऐसा है जो कि डायरेक्ट अटैच है माता पिता का संतान के साथ, वो है शरीर का संबंध। माता पिता के संयोग से संतान का शरीर बना है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ संबंध है। जीवन तो अस्तित्व विधि से कहीं से आया है, लेकिन शरीर जो है वो माता पिता की देन है। तो ये शरीर जो है वंशानुगत विधि से संतान का होता है। इस संबंध में, इस अर्थ में माता पिता संबंधी है, इसलिए ये संबंध बड़ा स्ट्रांग है। क्योंकि इसमें कम से कम एक चीज तो है जो कि डायरेक्ट जुड़ी हुई है, वो है शरीर से शरीर का बनना, ये जुड़ा हुआ है। इसके अनंतर शरीर संरक्षण पोषण के आधार पर माता पिता के संबंधों को पहचाना गया। इसके अनंतर मतलब इसके बाद ही वो माता पिता, वो शरीर जो उनके संयोग से जन्म लिया है, उसके पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी के साथ हो जाता है। उसको खिलाना पिलाना नहलाना साफ रखना मालिश करना सुलाना खिलाना बड़ा होना अध्ययन करना पढ़ाई करना स्कूल भेजना उनके लिए कपड़े का इंतजाम करना, ये सारा वो करते ही है। इसके लिए उनसे कोई कहता नहीं है कि करो, खुद ही करते हैं। इस अर्थ में माता पिता एक संबंध, इसको माता पिता बोलते हैं, इसी को माता पिता बोलते हैं जिसने संतान के शरीर को जन्म दिया है। शरीर को जन्म दिया है तो शरीर के साथ पोषण संरक्षण का भाव बना हुआ है। भाई बहन संबंध देखेंगे तो इसमें जो है जांच परख वाला ज्यादा मामला है। भाई 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 बहन बहन बहनों के बीच में उनके संबंध और परस्पर में परीक्षण कार्यकलाप जागृतिगामी दिशा व्यवहार और कार्य प्रणाली के साथ गतिशील होती है। थोड़ा सा दर्शन का शब्द है परीक्षण क्रियाकलाप। जैसे भाई बहन संबंध में एक दूसरे की गलतियां देखते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियां देखते रहते हैं, बोलते नहीं तुमने देखो ये कर दिया ना मुझे लग रहा था, मम्मी मम्मी देखो इसने ये कर दिया। इसके पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि गलतियां करे, इसके पीछे उद्देश्य है कि वो सुधार करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य है कि वो सुधार करते हैं। इसलिए निरीक्षण चलता रहता है। और इतना ही नहीं है, भाई के किसी उपलब्धि से बहन भी गौरवान्वित होती है, बहन की उपलब्धि से भाई गौरवान्वित होता है। इसका मतलब एक दूसरे की जागृति चाहते हैं। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब भाई बहन संबंध पहचान में नहीं आया। ज्यादातर नहीं होता, भले एक दूसरे की शिकायत करते रहेंगे, भाई बहन की चुगली करता रहेगा, बहन भाई की चुगली करता रहेगा, लेकिन अगर बहन के नंबर क्लास में ज्यादा आ गए तो आके मम्मी बताता मम्मी मम्मी दीदी के इतने नंबर आए, खुश हो जाता है। या बहन को चोट लगता है, भाई को चोट लग गया तो बहन रोने लग जाती है, बहन को चोट लग गया तो भाई रोने लग जाता है। यानी एक दूसरे को नुकसान नहीं चाहते, इसका मतलब एक दूसरे की उन्नति चाहते, एक दूसरे को समझदार होते देखना चाहते। इसी को बोल रहे हैं कि जागृतिगामी दिशा साथ साथ में होती है। इसके लिए ही व्यवहार और कार्य प्रणाली ये सब भाई बहन संबंध इसीलिए है। और इसमें जुड़ाव भी है क्योंकि एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न संतान है, इसलिए इनको सहोदर बोल रहे हैं। भाई बहन के साथ एकोदर अर्थात एक गर्भाशय में निर्मित शरीरों के रूप में संबंध, ये नेचुरल भी है। शरीर कम से कम उसी एक ही घर में से निकले हुए, एक ही गर्भ से निकले हुए, तो एक ये नेचुरल रिलेशन भी है। अब नेचुरल रिलेशन जो है उसी को सदुपयोग किया जाए, जागृति की दिशा में लगा दिया जाए। भाई बहन कितना भी लड़ते हैं, जैसे भाई बहन तो लड़ते ही हैं, लेकिन लड़ने के साथ वो एक दूसरे का नुकसान नहीं चाहते हैं। लड़ना भी उनका एक मजा है, एक दूसरे का नुकसान नहीं चाहते। इसी को बोल रहे हैं जागृतिगामी दिशा। ऐसे ही मित्र मित्र संबंध, तो मित्र मित्र संबंध में भाई बहन संबंध जैसा ही, इसलिए नीचे लिखा है मित्र संबंध में भाई भाई बहन बहन संबंध के सदृश ही जांच पड़ताल विश्लेषण निष्कर्ष मूल्यांकन सहायक होना पाया जाता है। मित्र भी एक दूसरे मित्र की उन्नति ही चाहता है।
अब इसमें परस्पर अभ्युदय के लिए ही वो मिले हैं। मित्र मित्र संबंध में क्या होती है, लेन देन नहीं है उसमें। लेन देन है तो बोलते नहीं ये तो मतलबी है, फिर मित्र मानते नहीं उसको। मित्र किसको मानते हैं, जहां लेन देन नहीं, उसी को मित्र मानते हैं। वो इकट्ठा ही हुए हैं किस लिए, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ जाने के लिए। अभी जागृति भले शब्द ना आया हो, लेकिन इकट्ठा इसलिए होते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। अब इसी को सदुपयोग कर दिया जाए कि मित्र इकट्ठा ही हुए हैं परस्पर अभ्युदय की कामना लिए हुए, उसी कार्य उसी मूल्यांकन को करने में। मित्र को कोई संकट आया, दूसरा मित्र पहुंच जाता है। एक मित्र के समझने में दूसरे मित्र को मददगार हो जाता है। यही मित्र संबंध है। जैसे वो कहानी था, कीमती कौन, पेन या मित्र। उसने कहा कि भाई ये पेन तुमने क्यों कल बताया नहीं कि तुम्हारा पेन है। मैं जब ये कहानी सुने, सब लोग नहीं सुनाया जाता है, तो वो जो पेन है वो पेन को वो दे देता है, कहता तुम्हारा है, अच्छा ले जाओ। वो दूसरे दिन आकर के बोलता है कि भाई जब मैंने तुमसे कहा तो तुम बोल सकते थे कि तुम्हारा पेन नहीं है, मैं खरीदा हूं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं बोला। तो बोले तुम इतने गुस्से में आए थे, तुम्हारा पेन गायब हो गया था, तो मुझे लगा पेन बड़ी चीज नहीं है, मेरे लिए तो मित्र बड़ी चीज है। तो मित्र संबंध ये जहां पर सुविधा से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि सुविधाओं का अर्पण समर्पण कर देते हैं मित्रता के लिए, तभी उसको मित्र बोल रहे हैं। यानी वो अगर अब इस दर्शन की रोशनी में देखेंगे तो वो संबंध भी जागृति के लिए है, अभ्युदय के लिए है। जहां पर लेन देन खत्म है, पति पत्नी संबंध में भी लेन देन का मामला नहीं है, इसीलिए उसमें जागृत होने की संभावना। हाँ, लेन देन से ही आपका संबंध चल रहा तो अलग बात। गिफ्ट और साड़ी और ज्वेलरी के भरोसे अगर चल रहा है तब तो अलग बात है, नहीं तो पति पत्नी संबंध में भी गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है। जितने संबंधों में गिव एंड टेक का मामला नहीं है, भाई बहन में, मित्र मित्र में, पति पत्नी में, वहां पर जागृति की ज्यादा संभावना है। आप यहां देखेंगे इन्हीं संबंधों में, देखिए प्रेम किस में आया है, माता पिता के साथ संतान में, और संतान के साथ माता पिता में, भाई बहन में, गुरु शिष्य में, शिष्य में, पति पत्नी में, और मित्र मित्र संबंध में। यही प्रेम आया हुआ है। देखिए प्रेम मूल्य की संभावना वही है। अभी इसकी चर्चा और करेंगे। हाँ जी, माइक दे दीजिए, सब लोग सुन लें। हाँ जी, दो बच्चे होते हैं माता पिता को, तो बड़ा बच्चा 5 साल का हो जाता, दूसरा आता है तो उसको जेलसी होती है बड़े भैया को कि इसको ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा तो तात्कालिक होता है, तात्कालिक होता है। जैसे मेरी बेटी 5 साल की थी जब मेरा बेटा हुआ, तो पहले तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए थे। जब बेटा हुआ तो घर से कोई उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। अब वो बेटा माँ के बगल में सोया हुआ था, जैसे ही देखी लगी जोर से रोने, चिल्ला चिल्ला के। चुप कराने लगे, चुप ही नहीं हो रही थी। क्यों रो रही वो भी नहीं बता रही थी। बाद में जब घर पे चले गए हॉस्पिटल से, तो मम्मी उसकी पूछी बेटा उस दिन तुम रो क्यों रही थी। बोली मुझे लग रहा था अब मैं कहाँ सोऊंगी। धीरे 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 आप देखेंगे उसको अपना लेता है। जब अपना लेता है तब अपनी जगह पे उसको सुलाने के लिए प्रयास करने लग जाता है। ये कहीं एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, ये तत्कालिक कह रहे हैं, लेकिन जब पहचान जाते हैं सब, क्योंकि पहचानने का संबंध है, ये संबंध पहचानने का है। अब तुरंत तो पहचाना ही नहीं है, उसको लगा ये कहां से आके लेट गया, तो उसको थोड़ी पता है कि माँ के गर्भ से संतान जन्म लेता है। ये सब कहां बताते हैं, उसको तो लगा ये आके कहां से लेट गया। लेकिन धीरे 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 जब वो पहचान लेता है कि मेरा भाई है या मेरी बहन है, तो उसको अपना ही लेता है। अगर नहीं अपना रहा है तो आपके समझ में, अगर नहीं अपना रहा है तो आपके परिवेश में, आपके ही किसी बातचीत में कोई फॉल्ट होगा। इन जनरली नहीं होता है, एक्सेप्शनल है। नहीं तो सामान्यतः भाई बहन एक दूसरे को स्वीकार ही लेते हैं, अपना लेते हैं एक समय, क्योंकि पहचानने का संबंध है ना, तुरंत नहीं पहचानते।
जैसे पिता पहचानने का संबंध है। बच्चा पिता माँ की गोदी में रहता है और पिता ले लेकर रोने लगता है, वो पिता को नहीं पहचानता। धीरे धीरे जब पहचान जाता है तो फिर उसकी, तो ये पहचानने का संबंध, स्वीकारने का है। तो भाई बहन भी स्वीकारने का संबंध है, पिता और संतान भी स्वीकारने का संबंध है, माँ और संतान नेचुरल संबंध है। माँ उसको दूध पिलाती है ना, उसको पता है वह उसका पोषण कर रही है, दूध पिला रही है, उसको पता है संबंधी है ही। उसको अलग से, ये ऐसा भी देखा गया है कि जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बॉटल का दूध पिलाती है, अन्य कोई दूध पिलाती है, उस बच्चे का माँ से तत्कालिक उतना जुड़ाव नहीं होता, बाद में होता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि माँ को दूध नहीं आया तो नहीं पिलाती है। अभी तो बहुत सारी माँ फिर जानबूझ के नहीं पिलाती, ऐसा भी सर्वे बताते हैं। बाद में फिर बीमारियां होती, क्या होता है वो सब अलग सेक्शन है, वो खोलेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मित्र संबंध है, ये भाई बहन जैसा ही है, अपेक्षाएं उतना ही है। इसके बाद आता है गुरु शिष्य संबंध। इसमें गुरु किसको बोल रहे हैं? एक समझा हुआ, सीखा हुआ, जिया हुआ पद है, तब उसको गुरु बोल रहे हैं। समझा हुआ, सीखा हुआ, जिया हुआ पद है तो उसको गुरु बोलते हैं। दूसरा कौन है? समझने, सीखने, करने की इच्छा है, प्रवृत्ति है, जिज्ञासा है, उसको शिष्य बोल रहे हैं। समझने की, सीखने की, करके जीने की इच्छा है, प्रवृत्ति है, जिज्ञासा है, उसको शिष्य बोल रहे हैं। तो एक सीखा हुआ है, समझा हुआ है, जी रहा है, जिया हुआ है। एक जिसको समझना है, सीखना है, जीना है, करके देखना है, ऐसी उसके अंदर प्रवृत्ति है, उसको शिष्य बोल रहे हैं। इस प्रकार गुरु का तात्पर्य प्रामाणिकता पूर्ण व्यक्ति का संबोधन। प्रामाणिकता का मतलब ये फिर आगे आएगा कि उसका गुरु के क्या लक्षण होते हैं। तो गुरु शिष्य संबंध देखेंगे। गुरु शिष्य संबंध चाय का संबंध है। तो गुरु शिष्य संबंध जो है, ये समझने, सीखने और उसके आधार पर जीने से जुड़ा हुआ संबंध है। इस संबंध को भी पहचानना पड़ता है। शिष्य गुरु का चुनाव करता है और गुरु शिष्य को पहचानता है। ये भी प्राकृतिक संबंध नहीं है। मतलब प्राकृतिक मतलब किसी प्रकृति विधि से अपने आप संबंध नहीं है। संबंध तो है ही, संबंध है, बनाना नहीं है, पहचानता है। शिष्य गुरु का चुनाव करता है, स्कूल का चुनाव करता है, आश्रम का चुनाव करता है, गुरु को चुनता है। गुरु जो है शिष्य को पहचानता है, फिर साथ में यात्रा शुरू होती है। ये संबंध जो है, अब चलिए चाय पी के तब पति पत्नी संबंध। सर मुझे पूछना था कि ये साथी सहयोगी जो संबंध है उसमें साथी आपने मालिक और सेवक का भी बोला, लेकिन जो सहयोगी का होता है, जैसे को-वर्कर्स होते हैं, व्यवस्था संबंध है। को-वर्कर्स वो बिल्कुल, हाँ वो अच्छा है। वो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि साथी सहयोगी तो ठीक है, एक कंपनी है, उसका कोई मालिक है और उसमें वर्कर्स हैं, वर्कर्स का आपस में क्या रिलेशन है? तो मित्र भी हो सकता है और व्यवस्था से गत संबंध भी हो सकता है। बढ़िया, नमस्कार, चाय पी के मिलते हैं।